brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। प्रोफेसर परिचय दास जी, आपसे धन्यवाद। हम यह जानना चाहेंगे कि दो अलग अलग बिंदु हैं जो आपके सामने अभी आए हैं। आप बिहार में भी अभी वहाँ कार्यरत हैं, एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, हिंदी के अध्यक्ष भी रहे। मैथिली को लेके आप यहाँ अकादमी में थे, हिंदी अकादमी दिल्ली में भी थे। सरकार और आम जनमानस और छात्र, इनके बीच की जो स्थितियां हैं, आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ बताते हैं। जमीनी स्थिति जो हमें दिखाई देती है, एक बिंदु उठाया कमलेश कमल जी ने कि फेसबुक पे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है कि नहीं, हिंदी के दर्शक हैं कि नहीं, सबकी संख्या ज़्यादा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। जिन स्थितियों से मैं हर दिन दो चार होता हूँ, उनमें एक संकट मेरा यह भी है कि जब मेरे पास पुस्तकें आती हैं तो उनमें वर्तनी की बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं और बाज़ार में अच्छे वर्तनी सुधारक, संशोधक, जिनको हम प्रूफ रीडर कहते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। हम उनको उनका मानदेय नहीं दे रहे हैं। गिनती के स्तर पर, संख्या के स्तर पर हो सकता है कि हमारी संख्या ज़्यादा हो, लेकिन हकीकत हमें भी पता है और संभवतः आपको भी पता होगी। प्रधानमंत्री जी के हिंदी में बोल लेने से या गुजराती बोलने से या गृह मंत्री जी के हिंदी और गुजराती भाषी होने से कुछ सुधार हो सकता है। हो सकता है कि उनको जो अधिकारी उनसे बातचीत कर रहा हो वो हिंदी में उसकी बाध्यता हो, क्योंकि अंग्रेजी में वो अपनी बात नहीं समझा सकता उस तरह से। यह तो संभव है, लेकिन क्या काम काज की भाषा पूरी देश में हिंदी हुई? क्या अधिकारी हिंदी में अपनी नोटिंग, जिसको मैं नोटिंग कह रहा हूँ, अपनी टिप्पणी या जो भी लिख रहे हैं? मैं यहाँ जब भी कुछ लिख कर देता हूँ तो मुझे बार बार यह कहा जाता है कि मुझे अपनी भाषा को उस स्तर पे लाना चाहिए जहाँ वो समझ में आ सके। और अग्रज जिसके प्रतिनिधि थे वह भी इसी बात पर कि बोलचाल की ऐसी भाषा होनी चाहिए कि भाषा का माध्यम है कि पहुँच जाए। तो वो जो फेसबुक से या व्हाट्सएप से जो भाषा पहुंच रही है बच्चों तक, या जो वो वापस उत्तर में लिखना शुरू कर दिया कि वो रोमन में वो लिखते हैं, मैं को एम लिख दिया, नहीं को एन आई लिख दिया, रही को आर आई लिख दिया। मेरे रोज़ बच्चे जो मेरे पास भेजते हैं, हमारे जो मुझसे नीचे अधीनस्थ काम करते हैं, तो वो अगर किसी समूह में लिखते हैं तो मैं नहीं आ रही या मैं नहीं आ रहा को ऐसे लिखते हैं। मेरे सर के ऊपर काफ़ी समय तक गया। उसके बाद कुछ दिन बाद समझ में आ गया कि ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं आ रहा, आज मुझे छुट्टी दे दीजिए। आपके अनुभव क्या कहते हैं? आपका अपना दृष्टिकोण क्या है और आप किस तरह से भविष्य को देखते हैं? बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। मैं स्वागत करता हूं आपका और पूरे चैनल का, माननीय राहुल जी का और कमलेश कमल जी का, और सारे श्रोताओं का बहुत स्नेह आभार। मुझे अवसर मिला। दो प्रश्न हमारे सामने आए। एक तो हिंदी की जो यथार्थ स्थिति है, जहां हम हिंदी को देख पा रहे हैं, जो दृश्यता और उसकी सभ्यता का प्रश्न उठाया गया, और जो सरकारी माध्यमों में जो कमल जी ने इसकी उपस्थिति का बोध कराया। मैं बीच में आता हूं और उस चीज़ को लेके चलता हूं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी के साथ हमने सरकार में भी काम किया हुआ है, और चूंकि हम पत्रिका निकालते हैं तो हम एक पत्रकार भी हैं और उसके प्रधान संपादक के नाते उसका भी दायित्व निभाते हैं, और भोजपुरी के भी साप्ताहिक अखबार का संपादन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में आपकी जितनी स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज हैं, वो अभी क्षरित नहीं हो रही हैं। अभी भी आप जो सोचते हैं उसका जो माध्यम है स्मृति परकता का, वो हिंदी और भोजपुरी है, हिंदी और अवधी है, हिंदी और मैथिली है। जिस भाषा में स्मृति बची रहेगी, उस भाषा के लुप्त होने का मेरी दृष्टि में खतरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भक्ति काल में भी जहां इतने सारे भक्त के कवियों ने
अपनी भाषा को बचाए रखा, उस समय भी इसकी भाषा जो सरकारी भाषा थी वो हिंदी नहीं थी। अंग्रेजी के समय में भी हिंदी राजभाषा नहीं थी। तो हिंदी के अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी उसके अंदर एक उदारता है, ऐसा लचीलापन है कि वह जनता में और शासन के बीच के सेतु का काम लगातार करती रहती है। एक दूसरा, हिंदी के पास दृश्यात्मकताएं अलग अलग कोणों से आती हैं। जैसे जो उसका दृश्य श्रव्य माध्यम है दुनिया में जो तहलका मचा रहा है वो फिल्म है। फिल्म के माध्यम से मैं समझता हूं कि उसने पूरी दुनिया में एक जो शक्ति पैदा की है हिंदी के माध्यम से, वो उसका वर्णन होना चाहिए, उसके बारे में हमारा ध्यान जाना चाहिए। यह दूसरी बात है मित्रों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस रोजी रोटी को चला करके सिनेमा के लोग सिनेमा में अपना काम करते हैं, वो लोग भी जब अंग्रेजी में ही कभी कभी बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। चाहिए, देखिए, एक जो है और एक जो चाहिए, मैं दोनों के बीच में बात करूंगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया हमारी इस समय है उसमें सबसे ज्यादा काम हिंदी में ही हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार, सबसे अधिक कविताएं, सबसे अधिक लेख, सबसे अधिक निबंध हिंदी में ही आ रहे हैं। यह मेरा अपना अनुभव है। दूसरी बात कि जो हम लोग क्लासेस पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, आज भी मैं हिंदी को या ये जो अपना दिल्ली है, दिल्ली को एक बहुत बड़ा माध्यम में नहीं मानता। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कलकत्ता ये अलग कोण है, एक अलग जगह है, यूटोपिया है वो। आप इससे बाहर निकलिए, आपको मेरठ जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा लखनऊ जाना पड़ेगा, आपको आजमगढ़ जाना पड़ेगा, बलिया जाना पड़ेगा, नालंदा जाना पड़ेगा, आपको इन जगहों पे जाना पड़ेगा। तो जब मेले ठेले जो विभिन्न जगहें हैं वहां जाएंगे तो जो लोकगीत है, जो दृश्य लोकगीत की जो दृश्यात्मकता है, आप उसको हिंदी से अलग नहीं कर सकते। मैं भाषा और साहित्य को अलग बांट कर देखने का कामी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भाषा अपने रचनात्मक रूप में साहित्य है और साहित्य अपने भाषिक रूप में भाषा है। तो जो हिंदी इतनी खूबसूरत रचनात्मकता रखती है, जो इतने अच्छे कवि पैदा कर रही है, इतने अच्छे गीतकार पैदा कर रही है, कुबेर नाथ राय जैसे निबंधकार पैदा कर रही है, उस भाषा का अचानक क्षरित हो जाना संभव नहीं है। एक जो जयप्रकाश जी ने एक बड़ा सवाल पूछा कि जो इस समय भाषाओं के लेखन में त्रुटि पैदा हो रही है, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो साहित्य में हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वास्तव में इस समय भाषा को लेकर यह संकट बहुत गहरा है कि अच्छे लोग अच्छी रचना करें और उसका अच्छा पाठ करें। कई बार लगता है कि जो चैनलों पे जो पढ़ा जाता है वो शुद्ध नहीं होता, इसको मैं मानने को तैयार हूं। कई बार जो अखबारों में लिखा जाता है वह कई बार बहुत अच्छा नहीं होता, शुद्ध भी नहीं होता। तो ऐसा मैं मानता हूं कि इस पर ध्यान देने की बहुत गहरी और बहुत प्रासंगिक जरूरत है, ये मैं मानता हूं।